नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक नया कानून आ गया है। कानून के आगे एक बिल आया है, संसद में बिल आया है और अचानक आया है। कल तक किसी को नहीं पता था कि ऐसा बिल आ सकता है। कल 19 तारीख थी। कल 19 तारीख को संसद में कैबिनेट ने कहा कि हम ये बिल 3 पेश करना चाहते हैं। नॉर्मली ये होता है कि कोई बिल आने वाला हो तो बिल कम से कम सदस्यों को पहले से सूचना होती है ताकि वो तैयारी कर सके वगैरह वगैरह। एक दिन पहले बिल का नोटिस हुआ, ये भी कानूनी है, और वो पेश करने के लिए अमित शाह खड़े हो गए। बाकी आपको पता है किस तरह से विपक्षी सदस्यों ने फाड़ के उसके पुर्जे अमित शाह के मुंह पे फेंक दिए और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हुई, वो एक अलग मसला है। लेकिन ये बिल इतना खतरनाक क्यों है कि जिसको लेकर विवाद हो रहा है, बवाल हो रहा है। इस बिल से दिक्कत क्या है? क्योंकि हम अगर नॉर्मल तरीके से पूछें और अगर आप किसी व्यक्ति से पूछें जो बहुत चीज़ों को गहरे से नहीं डालता, उसमें गलत क्या है? भाई मैं चोरी करता हूं तो मैं पकड़ा जाऊं, तो प्रधानमंत्री चोरी करता है तो वो क्यों ना पकड़ा जाए? मुख्यमंत्री चोरी करता है तो वो क्यों ना पकड़ा जाए? इसलिए किसी को भी पकड़ा जाना चाहिए। तो ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है कि भाई चोरी की तो पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन भारत में इसके बीच में, ये काले और सफ़ेद के बीच में 200-250 ग्रे एरिया होते हैं। चोरी की तो किसने की? चोरी की तो रिपोर्ट किसने की? वो सही फंसाया जा रहा है, गलत फंसाया जा रहा है। बहुत सारे ग्रे एरियाज होते हैं। तो जब बहुत सारे ग्रे एरियाज होते हैं तभी जाके कानून बनाने की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए कोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, वरना पुलिस हिसाब बराबर कर दे। पुलिस मुठभेड़ के खिलाफ जब मैं आपको बोलता हूँ कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें न्याय मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये व्यवस्था एक अदालत को बाईपास करके किया गया न्याय है। अब इस मामले में क्या है, हम भारत के संविधान को समझते हैं। कानून ये कह रहा है कि 30 दिन के अंदर अगर आपके ऊपर कोई आरोप है, क्रिमिनल आरोप है और वो बहुत सारी बातें जो भी है, 30 दिन के अंदर आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, आपको हटा दिया जाएगा। आप मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो। अगर आप पे करप्शन के आरोप है, करप्शन का मुकदमा आपके खिलाफ चल रहा है, या कोई भी करप्शन, कोई भी गंभीर अपराध है, अगर एक लड़की ने आपके ऊपर रेप की रिपोर्ट लिखा दी और पुलिस ने उसकी जांच की, गिरफ्तार कर लिया, 30 दिन आपको मिलेंगे, उसके बाद आपकी नौकरी गई। तो आप कहेंगे तो बहुत बढ़िया है यार, जाना चाहिए ऐसे लोगों की नौकरी। लेकिन प्रश्न ये है कि उसने बलात्कार किया या नहीं किया, ये कौन तय करेगा? अदालत करेगी। इसके पीछे हमारे का जो संविधान है उसका एक मूल सिद्धांत है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी जब तक किसी व्यक्ति के ऊपर दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक वो मासूम है, बेकसूर है। क्योंकि हमने देखा बहुत सारे मामलों में लोग पकड़ लिए जाते हैं, पुलिस मुकदमा चलाती है, बाद में पता चलता है उनकी तो कोई गलती नहीं थी, अदालत उनको छोड़ देती है। और अगर ये उदाहरण देने की बात चले तो हमारी एक मैडम जी भी छूट के आई हैं, साध्वी प्रज्ञा, जो इन्हीं की पार्टी की हैं। तो इतने समय तक आप खुद कह रहे हो कि सरकार किसी को फंसा के रख सकती है, उसके खिलाफ झूठा मुकदमा चला सकती है, जो कोर्ट से हम तो साफ सुथरे निकल के आए। तो जब तक तुम साफ सुथरे निकल के नहीं आए थे तब तक क्या तुमको कोई सज़ा दी जा सकती थी? नहीं दी जा सकती। आप कहोगे कई लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, उसकी वजह दूसरी है। वो ये है कि जो न्याय की प्रक्रिया है, जांच हो रही है पुलिस की, उस बीच में तुम भाग ना जाओ, तुम जांच में गवाही देने के लिए मौजूद रहो, सहयोग करने के लिए मौजूद रहो। इसलिए अदालत अपने पास रख लेती है। 2 तरह की होती है, एक तो अदालत अपने पास रखती है जिसको कहते हैं न्यायिक हिरासत, दूसरा होती है पुलिस कस्टडी, की पुलिस को दी जाती है, भाई आपको 4 दिन दे रहे हैं, पूछताछ करो, वापस लाना, तो वो अपने पास रख लेती है। तो वो सजा नहीं है, वो हिरासत है। खैर, एक तरह से वो हिरासत भी सजा ही होती है, लेकिन कानून में उसको सजा नहीं माना गया है। तब तो ये हुआ कि जब तक आप दोषी नहीं हैं तब तक आपको सजा नहीं दी जा सकती। अब एक मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री साहब जो है उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ, ईडी ने कर लिया, इसने कर लिया, हमारे पास 50 उदाहरण है। हेमंत सोरेन का केस ही देख लो। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया, उसका इस्तीफा दिलवा दिया मुख्यमंत्री पद से, बाद में वो बाइज्जत बरी हो गया। तो इस तरह से अभी हम कानूनी बात करें, इसके पॉलिटिकल पार्ट पे भी आएंगे कि इससे पॉलिटिकल गेम क्या हो सकते हैं। तो हेमंत सोरेन जो है उसका हो गया। केजरीवाल देखो कितने समय तक जेल में रहे। केजरीवाल को छोड़ दो, उनके साथ वाले सत्येंद्र जैन तो बरी हो गए ना अब।
तो आपने उनको इतने समय तक वो जेल में थे, अब आप तो कहोगे भाई 30 दिन तक जेल में, छुट्टी लो, निकालो बाहर करो। तो इस देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों के ऊपर जब ये तलवार हमेशा अटकती रहेगी, क्यों अटकती रहेगी? क्योंकि इस पॉलिटिक्स में, इस दुनिया की पॉलिटिक्स में और भारत की पॉलिटिक्स में किसी को भी झूठे मुकदमा डाल के कभी भी फंसा दो और उसकी कुर्सी खा जाओ। और जैसे ही आपकी कुर्सी जाती है इस देश में, आपकी कुर्सी ही आपको खाने लगती है जैसे आप कुर्सी से उतरते। क्यों? क्योंकि पूरा सिस्टम फिर जो है आपके हाथ से निकल जाता है और फिर वो आपको फंसाने में लग जाता है। जिसके पास पावर है उसके हाथों में खेलने लगता है। तो अगर आप ये सोचिए ये कितना खतरनाक उदाहरण हो गया, कितनी खतरनाक नज़ीर हो गई। अब आपने कहा कि हमने तो प्रधानमंत्री को भी शामिल किया है, तो आप परमानेंट प्रधानमंत्री नहीं हो, पहली चीज़। दूसरा, मान लीजिए कर्नाटक की सरकार में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस पार्टी ने वहाँ एक मुकदमा दर्ज किया और मोदी जी के खिलाफ कर दिया। एक महिला ने, किसी ने कहा हाँ इन्होंने फला फला जगह पे मेरे साथ ये किया, वो किया, फला किया, उसको कानूनी प्रोटेक्शन मिल गया। अब आप दाएं बाएं तरीके से अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से कहो तो उस सरकार को परेशान कर सको, उसके 6 आदमी को उठा लो, तूने एक मुकदमा किया 12 तेरे ईडी उठा के ले जाएगी, तो बात अलग है। अन्यथा 30 दिन में तो देश का प्रधानमंत्री बदल सकता है। इस कानून के हिसाब से जो पुलिस है कर्नाटक की, उसको तो ये पावर मिल गई कि 30 दिन में वो देश का प्रधानमंत्री बदल दे। तो क्या हुआ? देश का राजा कौन हो गया? थानेदार हो गया ना। तो पुलिस स्टेट बन गई है। तो और ये पुलिस स्टेट जब बनती है तो पूरी तरह से कोई भी आदमी जो सरकार में बैठा है, चाहे वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे वो कर्नाटक का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे बीजेपी स्टेट का हो, नॉन बीजेपी स्टेट का हो, वो फिर जिसने वोट दिया उसके लिए काम बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि जिसने वोट दिया उससे उसको कोई खतरा नहीं है। अब तो सरकार भी उसके वोट की मोहताज नहीं वैसे बन जाती है। ये भी कुछ मामले आए, आरोप आए, आपने देखा है। वो किसके लिए काम करेगा? फिर वो काम करेगा उसके लिए जो थानेदार भेज के उसको जेल में न डलवा दे, ईडी सीडी फला डिमका। आप जानते हो ये पूरा महम क्यों मचा हुआ है? 2002 में सोनिया गांधी ने बड़ा ईमानदारी का एक सोचते हुए, हम बहुत ईमानदार हैं, दुनिया को ईमानदार होना चाहिए, पीएमएलए कानून लेके आई थी। उसी के बाद कितने राजनेता, कनीमोझी, ए राजा, ये सब लोग अलग अलग फर्जी घोटालों में भी बहुत सारे लोग जेल में गए और अब तक उसका मिसयूज होके लोगों को जेल में डाला जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उस पर पॉलिटिकल तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है और इधर का उधर करवाया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि ईडी किसी को भी उठा के ले जाती है और ईडी का जो रिकॉर्ड है वो आपके सामने है। तो सीधे सीधे ये विपक्ष का एक तरह से सफाया हो जाएगा। विपक्ष का क्या, जो सरकार में होगा, पावर में होगा, उसी के पास ताकत रही। इसको छोटा रूप भी तो देख सकते हो। अभी तो प्रधानमंत्री चलो है, मुख्यमंत्री। अभी सीधा उदाहरण है, बिहार में चुनाव हो रहा है, तेजस्वी के ऊपर भी मुकदमे हैं कुछ। अगर तेजस्वी चुनाव जीत गए, 30 दिन के अंदर क्या होगा? यही मुकदमा निकाल दो, लैंड फॉर जॉब और ये सब करके डाल दो, 1 महीना हो गया, इस्तीफा, गई सरकार। चंद्रबाबू नायडू के यहाँ पे वो रेड्डी साहब को उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का उम्मीदवार बना दिया, मैंने कल बताया। अब तेलुगु अस्मिता का मसला आ गया है। अब चंद्रबाबू नायडू के सिर पे तलवार लटक रही है। जब तक रेड्डी साहब घोषित नहीं किए गए थे तब तक ये कानून नहीं लाई थी केंद्र सरकार, याद रखना। इस कानून के बारे में बताया भी नहीं था, अंदर रखा हुआ था अपने पास। उधर वाइस प्रेसिडेंट के लिए एक ऐसे उम्मीदवार की घोषणा हुई जिसके लिए हो सकता है कि तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू सरकार का समर्थन ना करें। और अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव हार गए मोदी जी, तो ये जो अभी तक की बातें हैं कि सरकार कमज़ोर पड़ गई है, अब सिर पे तलवार लटक रही है, मोदी जी सेफ नहीं है, वो एकदम परम सिद्ध हो जाएगी। तो मोदी जी की पावर है, मोदी जी जिंदा हैं अभी पॉलिटिकली। इस बात को साबित करने के लिए चंद्रबाबू नायडू का उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए के कैंडिडेट को वोट देना ज़रूरी है। और चंद्रबाबू ने नहीं दिया तो चंद्रबाबू की कुछ पुरानी फाइलें भी हैं, मुकदमे भी हैं, वगैरह वगैरह पे हैं। देखो चंद्रबाबू, नया कानून, चंद्रबाबू कहेंगे ठीक है साहब। तो जो 2 सहयोगी हैं, 2 बैसाखियाँ, इनको भी कहा जाएगा भाई जरा भी ढीले मीले हुए और मैं गिरा या गिरने की नौबत आई
तो मैं तुमको तोड़ दूंगा पहले। आप समझ रहे हैं कि ये सिचुएशन किस तरह से बन रही है, क्या बन रही है। और ये कोई हवाई काल्पनिक बातें नहीं है कि थानेदार का राज आ जाएगा, ये कर देगा। दुनिया भर में हम ये उदाहरण देख रहे हैं। भारत में कानून है, सेफगार्ड्स हैं, तभी खुल के सरकारें काम कर पाई हैं और करती आ रही हैं। किसी की कहीं किसी राज्य में किसी पार्टी की किसी की बनती है, लोग लड़ झगड़ के काम कर लेते हैं। अभी क्या मुश्किल है मेडिकल रेप केस वाले मामले में 2 तरह से ममता बनर्जी को फंसा दिया जाए, खत्म। अब आप कहोगे ऐसे कैसे फंसा देंगे? फंसा देंगे तो कोर्ट में तय होगा ना कि दोषी या निर्दोष है। ये प्रोविजन तो आपने कर दिया कि कोर्ट में जाने से पहले ही, दोषी निर्दोष साबित होने से पहले ही सजा दे दी आपने। पैसे चुराए नहीं चुराए, नौकरी से निकाल दिया आपने, जांच होती रहेगी। हमारे देश का कानून तो इसकी इजाजत नहीं देता। वो तो कहता है जब तक आप सिद्ध ना हो जाएं तब तक आप इनोसेंट हैं, मासूम हैं, बेकसूर हैं। तो यहां तो आप 1 महीना 30 दिन और उसके बाद आपने कहा ठीक है, हो गए तुम बेकसूर, साबित करते रहना, अभी हटो, गुद्दा चड्डी छोड़ो, निकालते हैं तुमको नौकरी से। तो नौकरी से निकालना भी तो एक सजा है। एक आदमी अगर मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है, उसको गद्दी से हटाना भी तो एक सजा है। तो क्या हो गया? जिसके पास में सत्ता है, जिसके पास में शक्ति है, चाहे वो किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो। देखो, मुख्यमंत्री तो ये नहीं कर सकता कि मुकदमा दर्ज करके FIR करके मोदी जी को अरेस्ट करने की हिम्मत भी कर सके, सपने में भी नहीं सोच सकता, सवाल ही नहीं उठता। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि उनको अरेस्ट कर ले। तो हुआ क्या? उल्टा ही होगा, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों को कर लेंगे। तो ये बेहद खतरनाक ट्रेंड है। और इस तरह से जब किसी को मुकदमा करके अरेस्ट करके कुर्सी से हटाया जाता है तो कांडी हो जाता है। कैसे हो जाता है? भारत को छोड़ दें, पाकिस्तान है हमारे पड़ोस में, आपके सामने उदाहरण है। क्या हुआ? 2 प्रधानमंत्री वहां से हटा दिए गए भ्रष्टाचार के आरोप में। इमरान खान आप जानते हो, गिरफ्तार किया, हटा दिया। नवाज शरीफ देश छोड़ के भाग रहा, अगला अभी भी नहीं रहता पाकिस्तान में, वो लंदन में रह रहा है। क्यों? पनामा पेपर्स में नाम आया था, पनामा पेपर्स में यहां पे भी कईयों के नाम आए थे, लेकिन कुर्सी नहीं गई। लीला डी सिल्वा, ये जो अभी लूला डी सिल्वा, जो अभी ब्राजील के इस वक्त प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, इनके ऊपर चुनाव से पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगा के झूठे बोल्सोनारो ने इनको जेल में डाल दिया था। और अब ये जीत के दोबारा से आए हैं तो फिर दोबारा से बन गए, अलग बात है। लेकिन आप सिचुएशन को समझिए। ये जो कानून में बदलाव किया है, ये छोटा मोटा बदलाव नहीं है। ये बदलाव एक ऐसी पूरा देखिए, तो संविधान का जो मूल स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं टिकेगा ये कानून। संसद भले ही पास कर दे, संविधान की जो मूल भावना है उसके खिलाफ अगर होगा तो कानून, सुप्रीम कोर्ट में को भी अधिकार है कि वो संसद के कानून को रोक दे। केशवानंद भारती केस है। कुछ भी संविधान संशोधन का प्रस्ताव भी संसद में संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं आ सकता। तो मूल भावना क्या है? जब तक साबित नहीं हुआ तब तक आदमी निर्दोष है। तो आपने तो क्या किया कि साबित करने का मौका छोड़ दिया। संसद को वो छोड़ दीजिए, नो कोर्ट वर्ड, सुप्रीम कोर्ट को। हम है ना, हम थानेदार हैं, हमने पकड़ लिया ऐसे एक्ट में। PMLA जैसा कानून है, उसके अंदर तो आदमी जो है वो जमानत चाहिए ना, ठीक है, जमानत जज साहब की जिम्मेदारी है, जमानत नहीं होनी चाहिए, होगी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये कहता है PMLA एक्ट। फिर तो बोले वो जमानत के लिए भी जिस आदमी को अरेस्ट किया है, जो जेल में पड़ा हुआ है, वो साबित करे कि वो निर्दोष है। भारत के कानून में इसका उल्ट ऐसा नहीं होता है। भारत के कानून में ये सरकार की और पुलिस की जिम्मेदारी है कि जिस व्यक्ति को आप कह रहे हो दोषी है, तुम साबित करो। इस कानून में उल्टा है, तुम साबित करो कि तुम निर्दोष हो। उसके बावजूद इस कानून में किस तरह से लोग फंसाए जा रहे हैं, इसका उदाहरण है कि 96% लोग गिरफ्तार किए गए, जेल में डाले गए, सड़ाए गए और आखिर में निकल के बाहर आ गए। लेकिन इस नए प्रोविजन में तो वो इसी में उनकी गद्दी चली जाएगी।
आप सोचिए 2001 में संसद में मामला हुआ, संसद पे हमला हुआ, अफजल गुरु को फांसी दी गई। अफजल गुरु की फांसी के मामले में बाकायदा मुकदमा सिद्ध हुआ ना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक चीज़ बहुत बुरी लिखी है उसमें, या कहें अच्छी लिखी है, जो हमेशा के लिए नज़ीर बन गई, जिसके कारण लोग अभी तक अफजल गुरु के समर्थन में बहुत सारे लोग आवाज़ें उठाते हैं, तो उनको देशद्रोही कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि ये हम जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए फैसला दे रहे हैं। तो ये कानून बन गया ना कि इस तरह का एक नज़ीर बन गई कि भाई गलती नहीं है तब भी सजा। जन भावना, राम मंदिर का फैसला जन भावना पे, ये चीज़ें हमारे सामने आई हैं। तहलका स्टिंग ऑपरेशन हुआ, कई लोग पकड़े गए। बंडारू लक्ष्मण, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, यूं नोटों की गड्डी उठा के ड्रॉर में रखते हुए आए थे स्टिंग ऑपरेशन में, वीडियो टेप में कैद किया गया था। लेकिन मीडिया और बाकी चीज़ों का रोल क्या रहा, आप जानते हैं, उस वक्त का मीडिया था। खैर, हमारे पास में कई उदाहरण हैं जिसमें सरकार ने झूठा फंसाया, लोगों को साबित हुआ झूठा फंसाया। हेमंत सोरेन का मैंने उदाहरण दिया, आप देख लीजिए। पी चिदम्बरम, मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उनको जेल में डाल दिया गया INX मीडिया केस में। जनवरी 24 में CBI की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से पूरी तरह बरी कर दिया, पी चिदम्बरम को। लेकिन पी चिदम्बरम, इस बीच में कोई सजा दे दी गई होती उनको, या उनको उनके पद से हटा दिया गया होता, जो नहीं हुआ इस केस में। लेकिन वो एक सजा हो जाती ना, एक आदमी निर्दोष है, उसको सजा दे दी जाती। अमित शाह के साथ भी हुआ सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में। गुजरात पुलिस ने उनको बाकायदा सोहराबुद्दीन शेख की पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार भी किया। बाद में उनको CBI की अदालत में 21 आरोपियों को बरी कर दिया, उसमें वो भी थे। गलत बरी किया, सही बरी किया, इस पर मैं नहीं जाऊंगा। सबूत सुने गए, नहीं सुने गए, इस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन इस देश में गलत भी बरी करें या सही भी करें, ये दोनों काम कोर्ट के हैं। बगैर मुकदमा चले, दोनों पक्षों की बात सामने रखे, आप किसी को सजा नहीं दे सकते हो। और कम से कम वो मुख्यमंत्री के पद पे बैठा हो, प्रधानमंत्री के पद पे बैठा हो, उसको हटा दो। यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, इनके केस में भी देख लीजिए, एयरवेज इंडिया वाला केस था, और अधिग्रहण की अनियमितताओं के आरोप लगे। क्या हुआ? CBI की विशेष अदालत ने मार्च 24 में दोनों को बरी कर दिया। संदीप मित्तल का केस आपको याद है। यानी अनेक केसेस हैं, मतलब पूरी एक लंबी लिस्ट है, अगर आप पढ़ना चाहें, जो ऐसी है जिसमें लोगों को बाद में निर्दोष पाया गया। लेकिन ये जो कानून लेके आ रहे हैं, सारी चीज़ों को धज्जी पे रखते हुए, धज्जियां उड़ाते हुए सजा देते रहे। तो आपने समझा कि इस कानून का जो एस्पेक्ट, लीगल एस्पेक्ट, वो ये है कि इस तरह से सजा किसी को नहीं दी जा सकती, संविधान इसके खिलाफ है। तो फिर क्यों लाए हैं? अरे भाई, किसी को गोली नहीं मार सकते, ये गैरकानूनी, कट्टा तो दिखा सकते हैं, पिस्तौल तो दिखा सकता हूं मैं आपको। तो जब चंद्रबाबू नायडू जैसे लोग, दूसरे लोग, जो तमाम सारे लोग विपक्ष के नेता हों या उनकी सरकार को समर्थन देने वाले नेता हों, उस कमज़ोर हालत में जब ये लग रहा है कि मोदी जी पता नहीं कितना सरवाइव करेंगे, नहीं करेंगे, उनके साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, उस सिचुएशन में, उस हालत में आप कट्टा रख रहे हो कनपटी पे कि भाई अब कानून आ गया, अब देख लो चंद्रबाबू, तय कर लो, जेल में रहना है या रेड्डी साहब को हरवाना है, होगा तेलुगु अस्मिता, तय कर लो, कुर्सी पे रहना है या जेल में जाना है। बहुत सारे नेताओं ने तय कर लिया, हमें आपकी हमें हाँ मिलानी है, और वो मिला रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री, बड़े दबंग नेता थे, देश में बड़ा व्यापक उनका आसार था, थे या थी, जो भी, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। और ये कानून आने के बाद में लोकतंत्र तो खत्म हो जाएगा, फिर हिंदुस्तान में किसी भी आदमी के वोट का कोई मतलब रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि जो वहाँ कुर्सी में बैठा हुआ है मुख्यमंत्री बन के, वो हर वक्त अपना पद बचाता रहेगा। जैसे बहुत सारी विदेशी ताकतों के सामने कई राष्ट्र प्रमुख अपना पद बचाते रहते हैं, अमेरिका नाराज ना हो जाए तो जो है वो अपने देश के लोगों की परवाह नहीं करते हैं। इस केस में ये होगा कि पुलिस जो है, एजेंसियां जो हैं,
वो सबकी बॉस होंगी। अभी जैसे मीडिया में फ़ोन आता है ना, आज शाम को किस पे चर्चा कर रहे हो, ये एंकर होगा, ये नहीं होगा, फला होगा, ढिमका होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री का फ़ोन आया करे, हाँ मुख्यमंत्री जी सुना ये वाला कानून ला रहे हो? नहीं सर नहीं ला रहा हूँ। ये ख़त्म हो जाएगा मामला, ये कानून इतना हल्का-फुल्का मामला नहीं है। उम्मीद करता हूँ सरल भाषा में आप इसके पूरे दाएँ-बाएँ समझ गए होंगे। हमेशा आपसे लाइक करने को नहीं कहता मैं, सब्सक्राइब करने को नहीं कहता। क्यूआर कोड भी लिख के बोलता हूँ कि आप स्कैन कर लो। शेयर करने को कहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आवाज़ पहुँचाइए। नमस्कार, जय हिंद।